हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ जैसे आप समझिए कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल है आपका, तो वो दो एटम से मिलके बना होगा, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बना होगा। तो वो जो एटम्स हैं जिनसे मिलके वो मॉलिक्यूल बना है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या बोला मैंने ये बोला कि जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है ए बी, एक मिनट, ए बी कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। इनके बीच में बॉन्ड बना होगा, ठीक है। तो ये जो एटम ए है और ये एटम बी है, इसके बीच का, इन दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उनका बॉन्ड लेंथ कहेंगे। समझ रहे हो तुम लोग? तो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेसेस इज बॉन्ड लेंथ। मान लो कि एक से ज़्यादा एटम्स हो किसी मॉलिक्यूल में, मान लो कि एक से ज़्यादा एटम्स हो, जैसे मान लो ए हो, बी हो और सी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और तीनों के बीच में बॉन्डिंग बनाओ, कोई मॉलिक्यूल होगा ए बी सी, चलो मान लो, ठीक है। तो अब देखो, तो ए और बी का बॉन्ड लेंथ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बी और सी के बॉन्ड लेंथ के बराबर होगा। तो दो बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? बॉन्ड लेंथ कहलाता है, ठीक है। समझ रहे हो? तो दो बॉन्डेड एटम्स के बीच के लेंथ को हम क्या कहते हैं? देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसेस इट्स बॉन्ड लेंथ। दो बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसकी बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे कि सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी। देखो, ये देखने से आपको पता चल रहा होगा कि जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, वो जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, उनके बीच का जो देखो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है, वो सबसे कम है आपका। उससे ज़्यादा आपका डबल बॉन्ड का, उससे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड का। मान लो आपसे क्वेश्चन कर सकता है ना कि आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपको दे दे कि मीथेन दे दे, इथीन दे दे और इथाइन दे दे। मीथेन दे दे, इथीन दे दे और क्या दे दे आपको? इथाइन दे दे। बॉन्ड बना के ना दे, और आपसे पूछे कि किसमें कौन से मॉलिक्यूल में, कौन से कंपाउंड में कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम है या सबसे ज़्यादा है। तो आपको एकदम पता रहना चाहिए कि जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, और जहाँ पे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। मान लो यहाँ पे C2H6 कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि दो कार्बन वाला हो जाएगा, तो कंपेयर आप कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़, तो बॉन्ड लेंथ क्या है? दो बॉन्डेड एटम, किसी मॉलिक्यूल में जो दो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? उसका बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन, बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ एटम्स और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ एटम मतलब किस टाइप के एटम्स हैं, एटम्स के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, आप समझ रहे हो। और उसके अलावा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग अभी आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में जाओगे तो पढ़ोगे। ओवरलैपिंग का मतलब देखो, कभी भी कहीं बॉन्ड बन रहा है ना, तो बॉन्ड कहीं पर बनता है ना, तो आपका क्या होता है? वहाँ पे ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। कहीं पे भी बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे क्या होता है? ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। अगर ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। अभी ओवरलैपिंग आप लोग आगे पढ़ोगे। तो बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है? एटम्स के नेचर पे और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है कहीं पे, ठीक है। उसके अलावा एज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू, एक सेकेंड, एज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। कह रहा है कि जैसे जैसे दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं, उनका बॉन्ड लेंथ क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। आप यहाँ से देख सकते हो, एन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका 1.47 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड आया तो 1.25 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल बॉन्ड आया तो 1.09 एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हो? जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, बॉन्ड लेंथ आपका क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कह सकते हैं ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज़्यादा दो एटम्स के बीच में, बॉन्ड लेंथ उतना कम। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट है आपका बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन टू आइसोलेटेड गैसियस एटम कंबाइन टू फॉर्म अ बॉन्ड। मैं बार बार बता रही हूँ आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों देता है, क्योंकि आपको पता है कि जो गैसियस एटम होते हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं। अब फ्री स्टेट में, और आइसोलेटेड का मतलब एकदम अकेले अकेले, ठीक है। अब आपका फ्री स्टेट में रहेंगे तो बॉन्डिंग बहुत आसानी से होगी, ओवरलैपिंग बहुत आसानी से होगी। इसलिए कभी भी अगर बॉन्डिंग कराई जाती है तो ये कोशिश की जाती है, ये ज़्यादातर मैक्सिमम चांस ये होता है कि गैसियस एटम आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करें। तो जब दो आइसोलेटेड, दो फ्री गैसियस एटम, दो आइसोलेटेड गैसियस एटम आपस में कंबाइन करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस समय जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम बॉन्ड एनर्जी
कहेंगे। समझ रहे हो क्या कहा मैंने कि कभी दो एटम से, मान लो एक एटम ए है एक एटम बी है, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस बॉन्ड को बनते समय जितनी एनर्जी बाहर निकलेगी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। समझ गए? तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन टू आइसोलेटेड गैसियस एटम कंबाइन टू फॉर्म अ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है आपका, जैसे मान लो कि दो एटम्स कंबाइन किए, आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है, तो उस समय जितनी एनर्जी बाहर निकली उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। और बॉन्ड को, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, देखो दो वर्ड है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है, दो एटम्स मिलकर आपका मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उस समय जितनी एनर्जी रिलीज हुई वो हो गई बॉन्ड एनर्जी। और किसी दो एटम्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नाम से ही पता चल रहा हो, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, तो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट, मतलब कम से कम जितना, हम कहते हैं ना कम से कम जितना एनर्जी लग रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट है आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। किसी भी बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होता है, देखिए वो किस पे डिपेंड करता है, तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली बात तो साइज़ ऑफ बॉन्डेड एटम, जो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं उनकी साइज़ क्या है, वो बड़े हैं, छोटे हैं, मीडियम, किस साइज़ के हैं भाई, एक छोटा है एक बड़ा है, तो बॉन्डेड एटम की साइज़ पर डिपेंड करता है। दूसरा बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। और तीसरा आपका किस पे डिपेंड करता है, तीसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स पे, दूसरा आपका बॉन्ड लेंथ पे, और तीसरा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बॉन्ड पे, किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, आयनिक है, कोवेलेंट है, इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज़ों पे आपका डिपेंड होता है, बॉन्ड एनर्जी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन द लाइन सेपरेटिंग द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उनके बीच का एंगल, जैसे मान लो अब ये देखो जो एंगल्स होते हैं ना, ये किससे पता चलेंगे, ये ज्योमेट्री से पता चलेंगे। आपको जब तक किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नहीं पता चलेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि एटम्स किस शेप में है, किस ज्योमेट्री में अरेंज है, तब तक हम उसका बॉन्ड एंगल नहीं निकाल पाएंगे। जैसे मान लो वाटर का होता है, हम लोग अगर वाटर का सिंपल बनाए, तुम लोग कहोगे ऐसे बन गया मैम वाटर, तो बट वाटर ऐसे नहीं पाया जाता, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे। तो अब सोचो यहाँ पे तो 180 डिग्री दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे क्या 180 डिग्री है, नहीं है। ठीक है, तो वो जब तक हमें ज्योमेट्री नहीं पता चलेगी तब तक हम बॉन्ड एंगल नहीं पता कर पाएंगे। ज्योमेट्री हम अभी आगे पढ़ेंगे, मगर आप देखिए तो बॉन्ड एंगल होता क्या है कि कोई दो बॉन्डेड एटम्स हैं, उनको जो लाइन, जो एंगल सेपरेट करता है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो वाटर का दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे देखो जो वाटर का दिया हुआ है, तो ये देख रहे हो, ये जो एंगल है ये इन दोनों बॉन्डिंग जो बॉन्ड है इनको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो जो एंगल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लाइंस को सेपरेट करता है, ये देखो ये बॉन्डिंग, और इनके भाई ऑक्सीजन का ऑर्बिटल ओवरलैप किया होगा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑर्बिटल ओवरलैप किया होगा हाइड्रोजन का, तभी तो बॉन्ड बना। अभी मैंने बोला ना कि बॉन्ड के बनने के लिए ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हुआ है और ये जो बॉन्ड बना है, इन दोनों बॉन्ड को जितना एंगल सेपरेट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल कहेंगे। भाई जितने एंगल से ये दोनों बॉन्ड आपके सेपरेट हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसका बॉन्ड एंगल कहेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के बीच में 107, 107, 107, तो ये देखो ये दोनों बॉन्ड एंगल है, ये दोनों बॉन्ड है, इन दोनों को जितना एंगल सेपरेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका बॉन्ड एंगल कहलाएगा। ऐसे ही आपका ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम लोग 10th में पढ़े थे, 109.8 होना चाहिए आई थिंक ना, 109.28 ये था ना, हाँ ये था 28 था, 109.28 डिग्री, पता नहीं क्यों 5 लिखा है, दोनों मैंने लिखा होगा, गलती मेरी है।
109.28, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जितने बॉन्ड एंगल है, तो भाई जितने एंगल से ये बॉन्ड्स सेपरेट हो रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनका बॉन्ड एंगल कहेंगे, ठीक है। ये देखो सीधे सीधे देखो, मैंने अभी बोला ना कि बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। हमें अगर ज्योमेट्री पता नहीं रहेगी तो हम बॉन्ड एंगल भी पता नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स, जो जिन दो एटम से मिलकर बॉन्ड बना हुआ है, जिनके बीच में आप सेपरेशन को देखोगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है कम है। उसके अलावा लोन पेयर इफेक्ट, लोन पेयर है कि नहीं है। और तीसरा स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है क्राउडिंग, स्टेरिक का मतलब होता है क्राउडिंग, भीड़ भाड़। हमें ये भी देखना होगा ना कि कहीं पे भीड़ भाड़ है कि नहीं। अगर कहीं पे क्राउडिंग होती है ना तो एटम्स खुद ब खुद रिपेल होने लगते हैं, समझ में आया ना। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कहीं पे हो रहा है, क्राउडिंग हो रही है, तो बॉन्ड एंगल पे और असर पड़ेगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपका बॉन्डेड एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, लोन पेयर इफेक्ट पे और स्टेरिक इफेक्ट पे। इन 3 चीज़ों पर आपका क्या करता है, बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। क्लियर है। अब देखो आपका नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। आपको मैंने बताया था कि एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जब जो ऐसे दो एटम्स के बीच में बनता है जब एक का ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, और उसके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे कि आप याद करो ओजोन का स्ट्रक्चर, ओजोन। अब देखो आपको मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा 10th में बताया है। देखो मान लो हर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 सेकेंड हो जा भाई, हाँ 1 मिनट रुको, छोटा छोटा बनाने दो। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। अब देखो हर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो 2 3 4 5 6, ठीक। इसके पास भी होंगे 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी होंगे 6 6, ठीक है। मान लो यहाँ लगा देते हैं, अभी क्यों लगाया वहाँ पे मैं बताती हूँ। ये कलर ले लेते हैं। अब देखो ये ऑक्सीजन पास 6 है, तो ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। इससे हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ना। तो देखो इसके पास 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, कितने होंगे 8। भाई इसने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ की है, तो ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ करेगा। तो इन दोनों ने देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, और दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। बट इस ऑक्सीजन का क्या, ये ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बनाएगा। तो अब आप इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन में देखिए आपके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, देख रहे हो, एक यहाँ एक यहाँ। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और भाई तब तक डोनेट किया रहेगा जब तक ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है। ये बॉन्ड टूटा तो ये अपना ऑक्सीजन क्या ले लेगा, वापस ले लेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप 1 मिनट, ये मैंने क्या किया, आप यहाँ पे समझ लो तो कैसे बना, ऐसे बना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इस ऑक्सीजन ने देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इन दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट करा है। बस इस ऑक्सीजन को किसने क्या किया, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट था। देखो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया था ना इससे बॉन्डिंग करके, तो इसने क्या किया, अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। डोनेट करने का मतलब कि इसने कहा कि भाई तुम इसको अपने इसको यूज़ कर सकते हो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मगर तब तक करेगा जब तक ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, जो ऐसे 2 एटम्स के बीच में बनता है जिसमें आपका एक एटम का क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। तो क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है जो ऐसे 2 एटम्स के बीच में बनता है जिसमें आपका जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शेयरिंग होती है वो ऐसे 2 एटम्स के बीच में होंगी जिसमें आपका एक एटम का क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक सेकेंड बेटा, हाँ,
अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर कम फ्रॉम वन ऑफ द टू कंबाइनिंग एटम, है कि नहीं है भाई। अगर आप इस ओजोन को ही देख लो, ओजोन का एग्जाम्पल जो हमने लिया है, तो उसमें जो बोथ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सिर्फ एक एटम से आ रहा है, इस वाले ऑक्सीजन से आ रहा है। इस ऑक्सीजन ने कोई भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे नहीं की है, इसने ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, इसको डोनेट किए हैं। समझ रहे हो। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों एटम में से किसी एक ही एटम से आता है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बहुत सारे एग्जांपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड H2SO4 में भी बनता है। मैं स्ट्रक्चर ऐसे समझा दे रही हूँ, आप जरा बना के इसको देखिएगा। ऐसे होता है, एक इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक इस ऑक्सीजन के साथ। ये है H2SO4 का स्ट्रक्चर, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा और इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के देखिएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन रहा है। क्लियर है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपका क्या होता है, ये अब हम लोग पढ़ेंगे।